नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। में हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर लोग कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। एक तरफ चुनाव का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। यह माना जा रहा है कि 22 जून से देश में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर पीक पर होगी, क्योंकि लोग भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे? जी रोशनी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना संक्रमण पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से पैर पसार रहा है। हम देख रहे हैं कि कल और आज के समय यानी कि बुधवार और गुरुवार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 38% अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज़ मिले हैं। 7,240 का आंकड़ा जो ये मार्च माह के बाद यानी कि लगभग 99 दिनों बाद जो है वो 7,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज़ देश में मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र है, जहां 2701 नए मरीज मिले हैं। इनमें भी सबसे अधिक जो है वो मुंबई में 1200 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में करीब 600 के नए संक्रमित मरीज आए हैं। केरला में है और कर्नाटक, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड राज्य कहे जा सकते हैं। इस समय कई ऐसे बड़े आयोजन देखने को मिल रहे हैं रोशनी, जहां पर बड़ी तादाद में भीड़ है। लोग जो है वो गर्मियों की छुट्टी, स्कूल बंद और इन सब के चलते पिकनिक पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा पहुंचे हैं। तो अभी जो स्थितियां देख रहे हैं अगर हम उत्तराखंड की बात करें, चार धाम की यात्रा जारी है। इसके अलावा अन्य यात्राएं भी जारी है। अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाली है। तो ये भीड़ भरे आयोजन अभी जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन इंदौर में क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक बंसल। हम उनसे जानेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है। सर, पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो 87 नए कोरोना संक्रमित मरीज एक हफ्ते में बढ़े हैं। आपके पास किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में सर्दी, खांसी, गले में दर्द के मरीज़, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम बोलते हैं, उन मरीजों की संख्या और तादाद जो है वो एकदम से अप्रत्याशित रूप से इन मरीजों में वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें से अधिकांश मरीजों के कोविड के सैंपल लिए गए हैं, आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन किया गया है जो नेगेटिव आया है। लेकिन फिर भी ये वो मरीज़ है जिनकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जो है वो अपने रूटीन ट्रीटमेंट के साथ में जो 3-4 दिन में सेटल हो जाती थी वो नहीं हो रही है। इन लोगों को 103 डिग्री तक बुखार आ रहा है, उसके लिए इनको इंजेक्शंस भी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और कम से कम भी 10 से 15 दिन तक इनका जो खांसी एवं गले का दर्द है वो जा नहीं रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कोरोना की एक आहट जो है वो सुनाई पड़ती है, चाहे वो चौथी लहर हम उसको कह लें। तो हमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी को भी थोड़ा भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो रहा हो तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे एवं अपना तुरंत कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराए। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर बंसल, क्या ये वो समय है जब संक्रमण का जो नॉर्मल, अगर हम कोरोना का हटाकर संक्रमण का समय है अभी, सर्दी, खांसी, फ्लू, या बिना संक्रमण के भी मरीज हम अधिक देख रहे हैं? देखिए, जो नॉर्मल फ्लू का ट्रेंड हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में देखने में आया है, वो आता है हमेशा मॉनसून के या फिर पोस्ट मॉनसून के टाइम पे। ये जो प्री मॉनसून टाइम रहता है, इसके अंदर कभी भी इस तरह का अचानक से अप्रत्याशित रूप से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के मरीजों की वृद्धि नहीं होती है। जो अभी इस बार देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली ये कोई अलग तरह का वायरस है। नहीं पता कि ये कोरोना वायरस है, उसका कोई स्ट्रेन है या कोई फ्लू का अलग प्रकार का वायरस है ये। पर डेफिनेटली ये एक वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और सभी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर हमें सेल्फ आइसोलेशन और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। सर, हम देख रहे हैं कि केरला में 2 नोरा वायरस के मरीज मिले हैं। कुछ और राज्यों में जो वेरिएंट है वो भी एक अलग पाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि चौथी लहर का जो है वो पीक होगा। कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने गणितीय आधार पर और जो पैटर्न चल रहा है कोरोना महामारी का पिछले 2.25 साल से, उस पैटर्न का अध्ययन करते हुए उन्होंने पहले कहा था कि 22 जून से जो है वो पीक समय रहेगा कोरोना के चौथी लहर का।
देखिए डेफ़िनेटली ये कोरोना की आहट हो सकती है, लेकिन अभी कहीं से कहीं तक हम उसको पीक समय नहीं कह सकते कि ये चौथी लहर का कोई पीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें ये संभावना है कि आगे आने वाले समय में स्पेशली जो मॉनसून और पोस्ट मॉनसून जो हमारा सीज़न रहता है, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है और बारिश की वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ जो है वो इंडोर लोगों का जमावड़ा जो है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो ऐसे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने की संभावना अधिक रहेगी और आज की तारीख में अपर रेस्पिरेटरी वायरल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो डेफ़िनेटली कोविड ही हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वही है जो आगे आने वाले समय में रैपिडली उसके मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होकर फिर हम उस पीक की तरफ भी जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरी सतर्कता रखनी है। सर, हमने देखा था कि जब पहली लहर आई थी उसके बाद लोगों में डर बना, दूसरी लहर ने जो डिज़ास्टर किया उसके बाद और डर बढ़ गया, लेकिन तीसरी लहर के दौरान मरीज़ सामान्य रहे, भर्ती का जो प्रतिशत था वो कम रहा, तो लोगों में कोरोना का डर जाता रहा और जब ये तीसरी लहर समाप्त हुई उसके बाद से तो और लोग जो हैं वो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं लापरवाह नज़र आ रहे हैं। अभी हम इक्का-दुक्का लोग जो है वो मास्क लगाए देखते हैं, भीड़ भरे आयोजन हो रहे हैं हमारे यहाँ प्रदेश में। जो अब चुनाव हो, नगरीय निकाय के साथ जिला पंचायत के चुनाव हैं, जनसंपर्क इन सब के दौरान भारी भीड़ होने वाली है, तो क्या ये कारण बनेंगे संक्रमण के फैलाव के? जी डेफ़िनेटली जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हमें पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की मास गैदरिंग्स का जहाँ तक हो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही होगा। हम अगर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो इस तरह के आयोजन पे पाबंदी लगा दें तो अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे देश में, प्रदेश में या शहर में कि इस तरह के सार्वजनिक आयोजनों पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन हम हमारी तरफ से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और जहाँ तक हो किसी बड़ी गैदरिंग पे या सामाजिक आयोजनों से हम बचें तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। सर, अभी जो पर्यटन स्थलों पर भीड़ दिख रही है, आम धार्मिक यात्राओं पर भीड़ दिख रही है, ये जब वहाँ से लौटेंगे तो कहीं अपने साथ साथ में संक्रमण लेकर और अपने अपने शहरों में या प्रदेशों में फैला सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जो एक्चुअल में अभी चल रहा है कि जो भी लोग धार्मिक यात्रा से आ रहे हैं, स्पेशली हमारे मिलने वालों में और हमारे पेशेंट सर्कल में कई लोग हैं जो चार धाम यात्रा के बाद या इस तरह की कोई भी यात्रा के बाद आए हैं, तो उसमें जितने लोग गए थे, पूरा की पूरा बैच ही सभी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हुए हैं जो 10 से 15 दिन हो गए हैं और अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये कोई नॉर्मल फ्लू वायरस हमेशा जो चलता है वो तो नहीं है। ये कोई अलग स्ट्रेन है, चाहे वो कोविड का अलग स्ट्रेन हो या वो फ्लू का अलग स्ट्रेन हो, पर डेफ़िनेटली ये एक एयरोबॉर्न वायरस है जिसकी कोई ना कोई म्यूटेशन है जिसका हमें इम्यूनिटी नहीं है और इसीलिए सब लोग लेकर आ रहे हैं वहाँ से इन्फेक्शन और इनका एक बार होने के बाद में इनके परिवार में जितने लोग होते हैं वो भी अगले 2-3 दिन के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार लेकर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग फीचर है हमारे लिए। तो जहाँ तक हो हमें इन यात्राओं पे भी अभी एट प्रेज़ेंट जाने से बचना चाहिए या जाएँ तो हमें पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। सर, क्या जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप लगातार मरीजों के बीच बने हुए भी हैं, आप बता रहे हैं चार धाम यात्रा के बाद कई और आ रहे हैं, तो हमें इस दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखिए प्रिकॉशंस तो हमें वही करने हैं जो हम कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। एंड जो भी व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार है, वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे। अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। जिसको हो रहा है सर्दी, खांसी, बुखार, वो भी सबके साथ बैठा हुआ है और फिर 2-3 दिन के बाद ग्रेजुअली बाकी जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब भी सर्दी, खांसी, बुखार लेकर आ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और सेल्फ आइसोलेशन यही आज की तारीख में भी उतना ही कारगर है जितना ये पहले हुआ करता था और आज भी हमें वही फॉलो करना चाहिए, चाहे हम किसी यात्रा पे जा रहे हों, चाहे हम किसी आयोजन में जा रहे हों या हम घर में ही क्यों ना हों। सर, हमने देखा कि इंदौर का ट्रेंड अगर हम बात करें, जैसे देश का ट्रेंड तो ये है कि लगभग 5% संक्रमण की दर से मिल रहे हैं। हमारे इंदौर में हमने देखा था परसों 10% संक्रमण दर थी। ये उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन ये आने वाले दिनों में हमको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। देखिए ऑलरेडी बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि हम अगर इंदौर के अगर पॉजिटिव नंबर ऑफ़ पॉजिटिव पेशेंट्स की बात करें तो जो पहले लेस देन 5 हमें मिलते थे वो अभी हम मोर देन 10 मिल रहे हैं। 10 से 20 नए मरीज़ हमें रोज़ मिल रहे हैं, जबकि जो टेस्टिंग हो रही है वो भी काफ़ी कम लोगों की हो रही है। तो जैसे हमने बताया कि आने वाला जो मानसून है और जिस तरह से अभी वायरस ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, जिस तरह से सर्दी, खांसी, बुखार के लोग मरीज़ मिलने चालू हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाला जो महीना है मानसून और पोस्ट मानसून और जो आने वाला ठंड का भी सीज़न रहेगा उसके अंदर हमें मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है। सर, हमने देखा कि बाज़ार में सेल्फ टेस्ट किट आई थी पिछले, जब कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर थी।
क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों से भी कि क्या ऐसे में अगर कुछ भी लगता है तो खुद भी टेस्ट करके अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं? देखिए, एक सेल्फ टेस्ट किट किया जा सकता है, लेकिन कई बार उससे एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है, क्योंकि आदमी को सर्दी खांसी बुखार होता है, उसने किट लाया, चेक किया, नेगेटिव आया, तो वो सबको डिक्लेयर कर देता है कि मैं तो कोविड नेगेटिव हूँ, अब मुझसे किसी को कोई डर नहीं। तो वो एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो सिर्फ़ एक टेस्ट है जो हमें रैपिड डायग्नोसिस के लिए है कि अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो हमें आइसोलेट करना है, अपने आप को पूरा ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है, वो रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है और हमें लक्षण है, तो फिर हमें आरटी-पीसीआर पे डेफ़िनेटली जाना चाहिए। हमें उस सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टेस्ट किट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव आए इट मीन्स हम प्रिकॉशन नहीं रखें, लेकिन नेगेटिव आए तो हमें आरटी-पीसीआर आरटी-पीसीआर कराना कराना ज़रूरी है। सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरीके से लगभग नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं एक खतरे का कारण बनेगा? डेफ़िनेटली हमने पिछली लहरों में भी देखा है कि जब सावधानियों में ब्रेक हुआ है, जब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोगों ने पालन नहीं किया है, तब तक हमें उसकी बहुत ही हेवी क्षति से गुज़रना पड़ा। स्पेशली सेकंड वेव की हम बात करें, तो फर्स्ट वेव के बाद 2-3 महीने बाद लोग भूल गए थे और सब लोगों ने मास्क वगैरह भी पहनना छोड़ दिए थे। तो सेकंड वेव बहुत डिज़ास्ट्रस थी, और अगर अभी भी हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फ़ॉलो नहीं किया, तो आने वाले समय के अंदर भले ही दूसरी लहर जितना नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर मरीज़ों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, तो कम से कम भी 1% या 2% मरीज़ तो होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, और उसमें से कम 1 से 2% मरीज़ तो होंगे जिनका कुछ एडवर्स आउटकम भी रह सकता है। तो हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सर हमने देखा कि पिछले डेढ़ हफ्ते में 1 से डेढ़ हफ्ते में 2 मरीज़ों की इंदौर में मौत हुई है। देश में भी आंकड़ा जो है वो उसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है इस कोरोना संक्रमण के मरीज़। हालाँकि एक थोड़ी राहत की बात ये ज़रूर है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी रही और जिनकी उम्र ज़्यादा रही है उन्हीं की मृत्यु हुई है। तो क्या ये चौथी लहर, क्योंकि तीसरी लहर में हमने देखा कि बड़े कम संख्या में लोगों की भर्ती करने की आवश्यकता हुई थी, डेथ भी कम था। चौथी लहर में कुछ ऐसा है, कुछ स्टडी ऐसी सामने आई? देखिए, कुछ भी अनुमान लगा पाना अभी संभव नहीं है, और अगर हम सोचें कि तीसरी लहर के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, तो हम ये मान लें कि चौथी लहर भी ऐसी होगी, ये सोचना गलत है। क्योंकि वायरस कब कौन सा म्यूटेशन लेकर आ रहा है और उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से फाइट करती है, ये सिर्फ आने वाला समय ही बता पाएगा। हमें तो बस ये सावधानी रखनी चाहिए कि चौथी लहर का अनुमान है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो हम पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ये ज़रूर है कि अभी जो लास्ट परसों के दिन डेथ हुई थी, वो लेडी जो है वो 93 ईयर ओल्ड थी, और उनको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ थी, और उनकी जो भी डेथ हुई है उसका रीज़न डेफिनेटली कोविड नहीं था। हालांकि वो कोइंसिडेंटली कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी हम सिर्फ ये इस डेटा के बेसिस पे मान लें कि हम सुरक्षित रहेंगे चौथी लहर में, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि क्या होगा ये समय ही बताएगा। तो जी। बिल्कुल रोशनी, जिस तरीके से डॉक्टर बंसल कह रहे हैं कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेते रहना जी। पड़ेंगे। हम डाटा के आधार पर ये नहीं माने कि अभी हम सुरक्षित हैं। आप अगर कुछ जी। स्पेसिफिक जानना चाहती हैं तो डॉक्टर साहब जी, उसका प्रवीण जी, जवाब जी। लोगों द्वारा बूस्टर डोज लगवाने से बचा जा रहा है, और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित और सतर्क नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बूस्टर डोज क्या रोल अदा करेगा, क्योंकि लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज तो लगवाया, बूस्टर डोज के लिए अब प्राइवेट में लगवाने की बात है, तो लोग जो है वो अब पैसा खर्चा करना नहीं चाहते, सरकार के भरोसे ही रहना चाहते हैं। बूस्टर डोज बहुत महत्वपूर्ण है। जी डेफ़िनेटली, अभी हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड डोज़ के बाद जो इम्यूनिटी बनी थी, उस चीज़ को ऑलमोस्ट लगभग सभी मरीजों में या लोगों में 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया सेकंड डोज़ लगे हुए। तो ऐसे में हमारी जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, उसका लेवल जो है वो एंटीबॉडी लेवल काफ़ी गिर गए हैं, और उसके अंदर हमें नए संक्रमण की पूरी संभावना है। तो एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो बूस्टर की गाइडलाइंस हैं, उसके तहत अगर हम लोग एलिजिबल हैं तो हमें बूस्टर डोज़ डेफ़िनेटली लगवा लेना चाहिए। भले ही उसके लिए अगर नॉमिनल खर्चा जो करीब 300-400 रुपए का करना पड़ रहा है, अगर वो करना भी पड़े तो वो डेफ़िनेटली वर्थ है, और हमें सभी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जैसे हमने सेकंड डोज़ के लिए अभियान चलाया था, वैसे हम बूस्टर डोज़ के लिए एक अभियान चलाएँ, जिससे हमारा शहर, प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। सर बूस्टर डोज के अलावा हम बात करें तो बच्चे जो हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के, अभी तक हम 12 वर्ष तक के बच्चों की टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। फर्स्ट डोज तो कई बच्चों ने लगवा भी लिया, लेकिन फर्स्ट में भी परसेंटेज काफ़ी कम है, और उससे भी कम परसेंटेज सेकंड का है। तो उनके लिए चिंता की विषय है, बच्चों के लिए।
जी, डेफ़िनेटली सभी के लिए चिंता का विषय है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट और सेकंड वेव में तो बिल्कुल भी संक्रमण नहीं हुआ था। थर्ड वेव में बच्चों को ज़रूर कुछ-कुछ संक्रमण हुआ है, तो इसलिए बच्चों का जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो नेचुरल कोविड इन्फेक्शन के बाद में होता है, वो बहुत कम है। तो इसलिए बच्चों का स्पेशली 12 टू 18 ईयर के जो टीनेजर्स हैं, उनका वैक्सीनेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वही लोग हैं जो अपने एक बार इन्फेक्शन लेकर आते हैं स्कूल, कॉलेज से, तो घर के बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो हमें एक ड्राइव चलाकर और अगर हो सके तो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर, एनजीओज़ का सपोर्ट लेकर 12 टू 18 ईयर्स के बच्चों का वैक्सीनेशन सेकंड डोज स्पेशली हमें करवाना चाहिए। तो रोशनी, जिस तरीके से डॉक्टर बंसल बता रहे हैं कि हमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण पर विशेष जी। ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बूस्टर डोज भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल जिन्होंने पहले फर्स्ट सेकंड डोज लगा के लगभग साल भर होने आया है, ऐसे में अगर वो बूस्टर डोज नहीं लगाते तो उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो वो बूस्टर डोज के लिए भी उन्हें उतना ही गंभीर होना पड़ेगा जितना पहले और जी। दूसरे डोज के लिए प्रवीण हुए जी, थे। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान देखा जाए तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, 23% तक आर्थिक स्थिति का ग्राफ नीचे आ चुका था। तो क्या अब अनुमान लगाया जा सकता है कि चौथी लहर का प्रभाव भी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है देश की? नहीं, देखिए रोशनी, क्योंकि उस दौरान हालात बड़े विपरीत थे। उस दौरान लॉकडाउन था, हमारे यहाँ प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, जनता का सेल्फ लॉकडाउन लगा था। ये इस तरह के तमाम वो प्रतिबंध थे जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर डाल रहे थे, और हमने देखा कि उस 1.5 वर्ष की अवधि में आर्थिक जो स्थितियाँ वो ख़राब रही हैं। व्यापार व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित रहा है, लेकिन ये तीसरी लहर के दौरान हम देखें कि लहर के दौरान भी जो है वो व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती लौटती नज़र आ रही हैं। तो इस समय फ़िलहाल कोई असर नहीं दिख रहा, और जिस तरीके से तीसरी लहर थी, लोगों ने जो मरीज़ थे, वो संक्रमित मरीज़, वो भर्ती कम हुए थे, तो कहीं न कहीं वो भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि डर नहीं था लोगों में, व्यापारिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती नज़र आ रही थी। तो चौथी लहर में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का रहेगा, तो वो कहीं न कहीं हमें आने वाले समय के लिए और बूस्ट प्रदान करेगा कि आर्थिक गतिविधियां उसी तरीके से चलती रहें। प्रवीण जी, जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर में लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा था और बेडों की कमी थी, लोगों को एम्बुलेंस में इलाज लेना पड़ा था, और अब चौथी लहर को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की जा चुकी है अभी तक? नहीं, देखिए रोशनी, प्रशासन द्वारा सभी जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर पहले से ही करीब 20% बेड आरक्षित रखे गए हैं। इसके लिए उनको सख्त निर्देश है निजी अस्पतालों को कि जब तक महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती तो हमें वो बेड आरक्षित रखने हैं, और सरकारी अस्पतालों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के कुछ अस्पताल अभी भी स्पेसिफिकली कोविड उपचार के लिए चिन्हित हैं, तो व्यवस्थाएं पूरी हैं। लेकिन हम पिछली तीसरी लहर में भी देखा रोशनी, और अब हम चौथी लहर में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता न पड़े, तो इसलिए साधन संसाधनों की हमें कमी महसूस प्रवीण न जी, हो। यदि हम बात करें चुनाव की, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं, कोरोना का क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है चुनाव पर? क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं यदि कोरोना पीक पर रहा तो? नहीं, देखिए फ़िलहाल वो स्थिति निर्मित नहीं हुई रोशनी की, क्योंकि अभी हमारे यहाँ प्रदेश में देखें तो आज 50 नए कोरोना संक्रमित मरीज़ मिले हैं, तो ये स्थिति फ़िलहाल नहीं है। और चुनाव भी बहुत नज़दीक है, मतदान जो है वो 6 जुलाई को संपन्न हो जाएगा, तो इस दौरान और 22 जून के बाद जो है वो पीक आने की बात कही जा रही, लेकिन वो पीक जो है वो जिस तरीके से हमने तीसरी लहर में देखा था उसी तरह का कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने ये बात कही थी विशेषज्ञ ने, उन्होंने ये भी कहा था कि मरीजों को भर्ती कम करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये स्थितियां फिलहाल निर्मित नहीं है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से किया जाए, चाहे वो जनसंपर्क के समय हो या फिर मतदान के समय हो। मतदान के दौरान जो मतदान केंद्र होंगे वहाँ पर वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर रखे जाएंगे जो कोविड के दौरान रखे जाते थे। तो जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी है, राज्य निर्वाचन आयोग के भी स्पष्ट निर्देश हैं। जी प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। कहीं ना कहीं लोगों द्वारा कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून माह में अब तक 39,400 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर की यदि हम बात करें तो 20 दिन में 172 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिनमें 87 मरीज पिछले एक हफ्ते में ही मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का नतीजा ही है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई है। यदि कोई भी हालत निर्मित होते हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हैं तो बेड की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। प्रशासन भी सतर्क है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना के प्रति, मास्क लगाने के लिए प्रति, और लोगों में भी कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है। लेकिन ये माना जा सकता है कि बूस्टर डोज को लगवाने के लिए लोग पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं और इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन भी बूस्टर डोज लगवाने में, बूस्टर डोज के अपने आंकड़े पूरे करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डिजियाना न्यूज़ पर जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।